मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो न जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल की थी और इस उम्र में हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए। और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी की छोटा सा फंक्शन रखा गया था और थोड़ा सा घर सजाया गया था, ताकि महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का वक्त चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मौसी का था। मेरे मौसा का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था और मेरी मौसी अकेली थी। मैं भी अकेला था। इसलिए मौसी ने कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे भी घर की ज़रूरत थी और मौसी को सहारे की ज़रूरत थी। मैं मौसी का आखिरी सहारा था, तो उनके घर में रहने के लिए आ गया था। मैं पिछले 2 साल से मौसी के घर में रह रहा था। यहाँ पर मौसी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 2 साल पहले मौसी की बेटी 12 साल की थी और मैं उसे बच्ची की तरह ही समझता था। लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 2 साल के बाद 14 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी थी, जो कमरा मौसी ने इस घर में मेरे नाम कर रखा था। और मैं 2 साल से इस कमरे में रह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं थी कि मेरी शादी मौसी की 14 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी लॉन्ज में सोफे पर बैठा था और मौसी शायद सोने के लिए चली गई थी। थोड़े बहुत मेहमान थे, वो भी वापस घर पर चले गए थे। लेकिन मैं इस कश्मकश में था कि कमरे में जाऊं या ना जाऊं। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि मैं एक 14 साल की लड़की के पास जाऊंगा और वो एक बीवी की तरह मेरे साथ पेश आएगी, क्योंकि वो जैसी भी थी वो वैसी ही बच्ची थी। मैंने बस खाला के कहने पर यह शादी कर ली थी। मैंने बस मौसी के कहने पर ही शादी कर ली थी। कहा अगर हानिया थोड़ी सी कुछ बड़ी होती, अगर वह 14 की जगह 18 साल की या 20 साल की होती, तो मैं फिर भी शादी से खुश होता, क्योंकि वो बहुत प्यारी लड़की थी। मुझे कोई एतराज नहीं होता। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ हानिया की कम उम्र पर था। इससे ज्यादा मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन मौसी ने तो कुछ इस तरीके से मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार न कर सका था। मैंने तो मौसी से ये तक कह दिया कि मैं शादी कर लूंगा, लेकिन अभी विदाई की बात रहने दो। जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसे विदा कर देना। लेकिन मौसी ने कहा नहीं, उन्हें विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ में नहीं आई थी। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही घर से दूसरे घर हानिया को विदा होकर जाना था। विदाई से मेरा मतलब यही था कि जिस तरीके से पति पत्नी एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब हानिया बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और ये वाकई में जुर्म था। इसलिए खामोशी से मौसी ने मेरी शादी कर दी। वरना अगर बात पुलिस तक जाती तो पुलिस हमारे घर पर आ जाती, क्योंकि अब इन मामलात में बहुत सख्ती हो चुकी थी। इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक बहुत डरा हुआ था। मेरा नसीब भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सजा मिल ही जानी थी। मैं सोच में पड़ा हुआ था और लॉन्ज में ही बैठा हुआ था कि मेरी मौसी के कमरे का दरवाजा खुल गया। वो उठकर बाहर आ गई थी। मेरी तरफ बहुत गौर से देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे न जाने अजीब सा लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मौसी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। अगर वो वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं होता। लेकिन वो तो एक छोटी सी 14 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो एक गुड़िया से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मौसी ने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें दुल्हन के पास जाना ही पड़ेगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है। अब इस तरीके से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। मौसी की बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई थी। वो शायद मेरी बात समझते हुए भी समझ नहीं रही थी। मजबूरन मुझे वहां से उठना पड़ा और हानिया के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि हानिया पूरे तौर पर दुल्हन के रूप में बहुत ही ज्यादा तैयार होकर सर झुकाकर बैठी थी। मुझे न जाने क्यों हानिया का बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी। मौसी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजान रिश्ते में बंध चुके थे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, मैं इसके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं। मैंने उससे कोई बात नहीं की और सर झुकाकर बैठी हुई थी। वो उस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को अल्फाज में बयां नहीं कर सकता था। उसकी उम्र 14 साल की थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरीके से किया गया था
कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी, लेकिन मेकअप से क्या होता है, वो वैसे ही इतनी बड़ी नहीं थी। वह तो छोटी सी थी, और मैं कैसे उसके साथ ऐसे ताल्लुकात कायम कर सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफा पड़ा हुआ था। मैं वहां पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली, आप बेड पर सो जाइए, सोफा बहुत छोटा है और आपका कद बहुत बड़ा है, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा था कि वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फैसला किया था। लेकिन वो जब खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का डर नहीं है, तो मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैं सुबह से बहुत ज्यादा थका हुआ था। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रख दिया और जाकर लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल जगा हुआ था। मैंने महसूस किया कि हानिया अभी तक बैठी हुई है। क्या वो मेरे इंतजार में बैठी हुई है? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर ये भारी सा लहंगा उतार कर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मेरी बात सुनकर उसे मायूसी सी महसूस हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर तो उसे खुश होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे ऐसे ताल्लुकात का कोई पता नहीं होगा जितनी वो छोटी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर में आकर लेट गई। तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते वक्त मुझे पता नहीं चला क्या महसूस हो रहा था कि वो बार बार उठकर नींद में मेरी तरफ ही आ रही है। मैं बार बार उसे फिर से आराम से उसकी जगह पर कर देता, लेकिन वो फिर से मेरे पास आ जाया करती थी। वो शायद नींद में थी या फिर उसको ज्यादा नींद में थोड़ा सा खिसकने की आदत थी। वो नींद में ही हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ वही नहीं जाग रही थी, उसकी यह हरकत मेरे जज्बात को भी बदकार रही थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी जायज हक के साथ मेरे साथ थी। मैं चाहता तो उसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था। कितनी सी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरीके के रिश्ते बनाऊं वक्त से पहले, और ये कानून जुर्म था। कल को अगर पुलिस को शादी की खबर हो जाती तो हानिया के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई सज़ा नहीं हो रही थी, क्योंकि ये साबित हो जाता कि बेशक मैंने शादी करी है, लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहा था, और मैं बिल्कुल सही सोच रहा था। इसलिए बेहतर मैंने यही समझा कि मैं उससे दूरी ही रहूं। सारी रात मैं बचा रहा था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा कि हानिया सो रही है। मैं आराम से उठा और घर से बाहर निकल गया था। सारा दिन बेचैन सा रहा था। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी हानिया को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल तक एक कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं मौसी से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दें, जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। हानिया एक कम उम्र की लड़की थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैंने उसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था। मैं ज़्यादा हानिया से बातचीत नहीं किया करता था। मैं 2 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे कि मैं इस घर में मौजूद ही नहीं हूँ। मैं सारा दिन तकरीबन घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर पर आता था, या फिर मौसी कोई काम दे देती थी तब उनके लिए सामान ले जाने के लिए घर पर आ जाया करता था, या फिर बिजली का बिल जमा करना पड़ता था। मैं ऐसे छोटे छोटे काम भी मौसी के कर दिया करता था। मैं घर पर बैठे रहने वाले लड़कों में से नहीं था। मैं घर से बाहर निकलता था रोजगार की तलाश में। नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ में आ सके। मौसी के घर में मेरी जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी कि एक दिन मौसी ने मुझसे एक ऐसी फरमाइश रख दी कि जिसे मैं सोच भी नहीं सकता था। मौसी की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो उन्होंने मुझे बुला लिया। कहा कि मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मौसी की बात ने तो मुझे हैरत में डाल दिया था, क्योंकि उनकी बेटी 14 साल की थी और मैं कैसे एक छोटी सी बच्ची से शादी कर सकता था। मैं 25 साल का भरपूर नौजवान था, लेकिन मौसी ने तो जैसे इसको एक बहुत बड़ा मसला बना लिया था। रोना शुरू कर दिया था। काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मुझे इनकार करते हुए भी बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 2 साल से मौसी के घर में ही रह रहा था, खा पी रहा था। मुझे अच्छा भी लगता था, यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। मौसी के अलावा मेरे पास बस मेरे मामा का घर था, और वहाँ मुझे दिन रात जलील किया जाता था। हर वक्त मेरी तौहीन की जाती थी। मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर वक्त मेरा दिल जलाया जाता था। उसकी वजह से मैं यहाँ पर सुकून से रह रहा था। मैं इसी सोच में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार ज़रूर कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए मेरे पास अच्छा पैसा नहीं आ जाता, तब तक मैं मौसी के यहाँ पर ही रहूँगा। और जो पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कुछ कोर्स सीख कर कमा रहा था, मैं उनको अपने पास सुरक्षित रखता जा रहा था, ताकि बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाए
और मैं उससे कारोबार शुरू कर लूँ और उसके बाद अपना घर ले लूँ, नहीं तो किराए का घर ले लूँ, लेकिन अपने घर का रहने का बंदोबस्त कर लूँ। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था। खाना पीना भी मेरी मौसी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन उसको भी मैं सुरक्षित रखता था। मेरे पास ये मेरी मौसी ही थी जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया, मुझे बिना ताने के खाना दिया। मामा के घर में तो मुझे खाना मिलता था, लेकिन एक खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मौसी ने मेरे सामने एक ऐसी बात रख दी थी जिसे मैं ना स्वीकार कर पा रहा था, ना ही इनकार कर पा रहा था। मौसी के मुझ पर इतने ज्यादा एहसान थे कि मैं उनको इनकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये मामला इतना ही कमजोर था कि मैं इनकार नहीं किया। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मौसी के दिल में मेरे लिए कोई जगह ना होती, या हो सकता था कि मौसी फिर भी मुझे अपने घर में रख लेती, लेकिन फिर मैं उनसे नजर मिलाने के काबिल नहीं रहता। बहुत सोचने के बाद मैंने हामी भर ली थी, लेकिन मेरी शर्त यही थी कि विदाई 5 साल के बाद की जाए। लेकिन मौसी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हो गया था जब उन्होंने कहा कि उन्हें विदाई भी शादी के साथ ही करनी है। मैंने कहा कि ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है कि इतनी जल्दी विदाई हो, मैं भागा नहीं जा रहा हूँ। तो मौसी ने कहा कि कोई भरोसा नहीं है, कल को तुम्हें और कोई लड़की पसंद आ जाए तो मेरी बेटी की शादी तो खत्म हो ही जाएगी और तुम उसे खत्म कर दोगे और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओगे, क्योंकि तुम जवान खून हो। कोई भी लड़की तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि एक शादी तो है, उसे खत्म करना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विदाई हो जाए। मौसी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, बल्कि मैं कहूँ कि उनका ख्वाब बिल्कुल ठीक था कि हर एक माँ को यही ख्वाब होता है, यही डर होता है कि उसकी बेटी का क्या नसीब होगा। और हानिया बहुत छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उससे शादी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का आमना सामना करना पड़ता था। ऑनलाइन मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स लड़कियां थी जिसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बिल्कुल बदल जाए। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने हानिया से शादी की हामी भर ली और विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर मैं उनका घर ले लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हानिया से शादी करने में ही भलाई समझी थी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया और सोचा कि बस कुछ साल का इंतज़ार करता हूँ, वो बड़ी हो जाएगी तो बस ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। हानिया के साथ क्या ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी होकर हानिया का दिमाग बदल जाए, वो ये शादी ख़त्म कर दे? फिर तो मेरा रास्ता आसान था, लेकिन हानिया की हरकत तो मुझे कुछ और ही बतला रही थी। वो इतनी भी छोटी नहीं थी जितना छोटा मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। फिर मुझे लगा कि शायद ये मौसी की पढ़ाई हुई पट्टी है। उन्होंने हानिया को ये समझाया होगा कि किस तरीके से वो मुझे अपने साथ रिश्ता बनाने के लिए राजी कर ले, ताकि जल्दी से वो पेट से हो जाए और हम एक मजबूत रिश्ते में बन जाए। मुझे मौसी की सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपनी बच्ची की सेहत को लेकर टेंशन नहीं थी, बस उसका आगे का भविष्य अच्छा बनाना था। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरा ये ख्याल भी गलत साबित हो गया था कि मौसी की पढ़ाई हुई पट्टी है। मैंने महसूस किया कि हानिया तो खुद ही ऐसी है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वो हर वक्त सोशल मीडिया एप्लीकेशन स्टार का इस्तेमाल करती है और वैसी चीज़ देख देख कर शायद उसे ऐसी सारी चीज़ों के बारे में मालूम है और उसके जज्बात में उभार पैदा हो चुका है। और मैं उसका पति था, इसलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों में ऐसे हार्मोन्स की तब्दीली शुरू हो जाती है, उन्हें ख्वाहिशें ज़्यादा हो जाती है। शायद हानिया को भी ये ख्वाहिश थी और मैं उसका पति था, इसलिए वो बेधड़क से मेरे सामने आ जाया करती थी तैयार होकर और मुझे अपनी तारीफ करवाने की कोशिश करती थी। लेकिन मुझे उसकी इन बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। कानूनी तौर पर मुझे डर भी था कि मैं पकड़ा ना जाऊं। ये कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। मैंने देखा कि हानिया की जहनी हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की बिल्कुल हद खत्म हो चुकी थी जब उसने खुद मेरे करीब आने की कोशिश की। मैंने उसे झटक दिया तो वो रोने लगी, कहने लगी कि मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? तो मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपनी उम्र देखो, फिर ऐसी बात करो। मेरा गुस्सा बिल्कुल आसमान पर था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया था। 2 दिन तक मैं घर से बाहर ही रहा था और अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था और दोस्त के घर में रह रहा था। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मौसी परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे, यही डर था मुझे।
मैंने देखा कि हानिया का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरा घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने अपनी मौसी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे हानिया चुप चुप लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उससे ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए था। मैं कमरे में गया तो हानिया अपना तकिया उठाए सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था कि वो आज के बाद से बेड पर नहीं सोएगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने हानिया को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो चौंक सी गई थी। कहने लगी कि प्लीज कमरे से बाहर मत जाना, मैं सोफे पर ही सो जाया करूंगी। उसकी बातें सुनकर मैं और ज्यादा हैरत में पड़ गया था। मैंने एक गहरी सी सांस ली और उठकर हानिया के पास चला गया। उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया। मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत ज्यादा गलत कह गया था। मेरी जरा सी नमी पाकर वो रोने लगी थी। रोते हुए मेरे गले लग गई, और इस बार मैंने उसे खुद से पीछे नहीं किया था, बल्कि उसे अपने गले लगा लिया था। वो आंसुओं से रो रही थी। कहने लगी कि मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आपने माँ के मजबूर करने पर मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया। मैंने कहा कि तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो, बल्कि बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन बस तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है, और तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम कम उम्र की हो। मैं तुम्हें इतनी सी उम्र में किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता हूँ। हानिया को मैंने आज अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। मुझे लगा कि मेरी बातें सुनकर वो चुप हो जाएगी, लेकिन वो परेशान हो गई थी। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। हानिया का पेट फूलने लगा था। उसकी रंगत भी उड़ने लगी थी। मौसी भी कुछ दिनों से चुप चुप सी थी, काफी बीमार रहने लगी थी। मैंने मौसी से हानिया के बारे में कहा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो मौसी कहने लगी कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, इसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। चंद दिन के बाद मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। जब तक मैं उसे अस्पताल लेकर गया था तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा हानिया के लिए भी बहुत बड़ा था। उस वक्त मैंने उसे संभाला था, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसका पेट बहुत ज्यादा फूलने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे तो होश उड़ गए थे। डॉक्टर कहने लगी कि आपकी बीवी 5 महीने से पेट से है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था, जिसके पास जाता नहीं था, वो कम उम्र में ही और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मौसी की ये हरकत अब मुझे समझ में आ रही थी। हानिया का मेरे करीब आना अब मुझे समझ में आ रहा था। मेरी अकल हैरान में थी कि इतनी सी उम्र में हानिया ये सब कुछ कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी कि आपकी बीवी बहुत ही कम उम्र की है, इसका काफी ख्याल रखिए, वरना डिलीवरी में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर पर वापस आया तो हानिया को कमरे में लेकर गया। उसे बेड पर ले जाकर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सी उम्र में ये सब कुछ काम भी कर सकती हो। तुम्हें और मौसी को मैं ही मिला था तुम्हारा गुनाह छुपाने के लिए। वो रोने लगी। कहने लगी कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे स्कूल के टीचर ने जबरदस्ती मेरे साथ। ये कहकर वो रोने लगी थी। कहने लगी कि माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन से मना कर दिया था कि मैं वो तकलीफ नहीं सह सकती हूँ। यह सुनकर मैं सर पकड़ कर बैठ गया था। हानिया कहने लगी थी कि मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, लेकिन आप मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मेरा कोई कसूर नहीं है, वो वाकई में बेकसूर थी। मैंने उसके स्कूल टीचर पर केस कर दिया था। बच्चा होते ही उसे मुजरिम भी साबित कर दिया था, सजा भी दिलवा दी थी। लेकिन मैं हानिया को नहीं छोड़ सकता था, ना ही उसके बच्चे को। वो बच्चा भी बेकसूर था। मैंने हानिया के साथ उस बच्चे को भी अपना लिया, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। धन्यवाद दोस्तों।